नाउ डेप्रिसिएशन, पहले तो डेप्रिशिएबल वैल्यू ढूंढने का, ठीक है, सीधा कॉस्ट को मल्टीप्लाई मत कर देना। डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा ओवर द इयर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिशिएबल वैल्यू? इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप, cost minus scrap, which is 10 lakhs minus 1,20,000. That is 8,80,000. अब ये 8,80,000 10 साल के ऊपर कम होने वाला है। इसको कैसे कम करना है अपने को? तो रेशियो के हेल्प से करना। कौन सा रेशियो? इंडिविजुअल ईयर्स अपॉन टोटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग यू फ्रॉम 10 to 15। एक्चुअली अपने को खाली 15 का बनाने का है। एक बार आप 10 to 15 देख लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कोई भी मिडिल ईयर का करना होगा तो यू विल बी एबल टू जंप टू दैट ईयर। इट्स वेरी इजी। तो 2010 का क्या होगा डेप्रिसिएशन? इट विल बी 8,80,000 द डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू, दिस इज द फर्स्ट ईयर, राइट? सो इट शुड बी व्हाट? 10, 10 साल बाकी है ना लाइफ के। So 10 including this year, 10 upon the total from 1 to 10. What is the total from 1 to 10? This is n into n plus 1 upon 2. 55. N into n plus 1 upon 2. Yeah. So that is 55, I think. 55. Okay. 55. So कितना आता है ये? 11 5 जा, 11 8 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो 1,60,000 आएगा। 1,60,000 should be our depreciation for the first year. Got it? So 2011 में क्या होगा? Depreciation would be 8,80,000 depreciable amount into 9, अभी 9 हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 साल upon 55, टोटल सेम। सो इधर कितना आएगा अभी अपने को? 1,44,000। थर्ड ईयर 2012 का क्या होगा? 8,80,000 into 8 by 55. That will be 1,26,000. नहीं, 28. 1,28,000. तो ट्रेंड इसका ऐसा है आरबीएम जैसा, शुरू वाले सालों में ज्यादा चार्ज होता है, एंड वाले सालों में कम होता है। खाली कैलकुलेशन का तरीका, वो आरबीएम का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सिंपल है। डेप्रिसिएशन is 8,80,000 for the year 13 into 7 upon 55. This will be 1,12,000. 16,000 कम होते जाएगा। 2012 में it will be depreciation what? 8,80,000 into 6 upon 55. 2014. हाँ, अरे 2014. This will be 1 lakh, नहीं 16 और गया तो 96,000. एंड द करंट ईयर आ गया 2015 का, इसमें अपना डेप्रियो क्या होगा? 8,80,000 into 5 upon 55, that is 80,000. अभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली 2015 पूछा था, ये सब खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। तो अभी 2015 है तो खाली यही करना था, और ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना। कोई भी मिडिल ईयर का मैं आपको पूछूं तो इंडिविजुअली यू कैन। अभी मैं आपको 2013 का पूछूं तो 2013 का कैसे करने का? 2010 से चालू करने का। 10, फिर 11 में 9, 12 में 8, 13 में 7, 13 में 7 आना चाहिए। ये रहा 8,80,000 into 7 upon 55. Is that clear?
डायरेक्टली पूरा मिडल 16 ईयर का टेबल का ट्रेंड है। कैलकुलेशन यू कैन डू। यस नमन। ये 16 के टेबल का ही ट्रेंड है ना पूरा? हाँ 16 का टेबल ही है एक्चुअली, 16 का टेबल ही है। तो मतलब जो भी ऐसा सम होता है उसमें ऐसे ही एक ट्रेंड होता है, वो सेम पैटर्न फॉलो करता है। क्योंकि इधर लाइफ 10 ईयर्स है, इसके लिए वो हाँ 16 16 16 है। बट वो ट्रेंड ऐसे ही काम करेगा। आप हाँ, मैं डेप्रिसिएशन ट्रेंड देखोगे की ना, बात कर रहा हूँ। जो ठीक डिफरेंस है रहेगा वो सेम ही रहेगा, रेशियो में रहेगा। ओके, गॉट दिस पार्ट ऑल ऑफ यू? So let us do the account for the year 2015. Very simple. Machinery account. Will you have a purchase entry or balance entry? बैलेंस। Balance. 1115 को ये आएगा टू बैलेंस बीडी। अभी यहाँ पे थोड़ा गम्मत है, थोड़ा सिली मिस्टेक होने का चांस है, तो ध्यान रखना है। 1115 को ओके बैलेंस। अच्छा बैलेंस कैसे मिलता है? शुरू में खरीदा था, वहां से डेप्रिशिएट किया, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिशिएट किया, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिशिएट किया, फिर बैलेंस। So I want you all to take your calculators. And what was the original cost? Don't take the depreciable value. Take the cost, because you would have written to bank account. That is the cost of the asset, right? And then that cost you go on depreciating. तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बैलेंस ढूंढने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट से चालू करने का। So take your calculator, type 10 lakhs. Don't type 8 lakh 80. Yeah? That will be wrong. 10 lakhs minus 1 lakh 60. फर्स्ट ईयर डेप्री उड़ाओ, 10 लाख माइनस 1 लाख 60 मिलेगा 840 माइनस 1 लाख 44, 6 लाख 96 माइनस 128, 696 minus 128, that should be 568. 568 minus 112, 456. 456 minus 96 is 3,60,000. 3,60,000 आ रहा है आपको? 3,60,000 should be your opening balance. So to balance BD will be 3,60,000. Simple calculation. Cost minus depreciation करते मिल गया बैलेंस। करंट ईयर का डेप्री चार्ज करना है 31/12/15 को। अमाउंट तो रेडी हमारे पास। What is the current year का depreciation we calculated? I think that was 80,000. And the balance. $2,80,000. Is that clear? Got it? किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक इसका छोटा सा नोट बना के लिख लो चाहिए तो। WDV या बैलेंस on 1115 is equal to 10 lakh minus all this depreciation, 1,60,000. हाँ सर जो करंट ईयर का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा तो उसके लिए तो ये सब ईयर का डेप्रिशिएटिंग वैल्यू तो ढूंढना ही पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ, बट ये पूरा नोट्स बनाने के साथ रफ मैप बना के फटाफट से कैलकुलेट कर सकते। ओके। रफ में खाली पेंसिल से फिगर लिखो और फटाक से कैलकुलेट करके ढूंढ। हाँ खाली इसी का जरूरत है 2015। सर ये आता है एग्जाम में? 5 मार्क सिलेबस में पढ़ा हुआ है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। डेप्री अकाउंट तो सिंगल लाइन का रहेगा अपना नॉर्मल, टू एसेट और बाय पीएनएल। ये हुआ आपका सम ऑफ द इयर्स डिजिट, सिमिलर टू आरबीएम, नो एक्स्ट्रा use this method. खाली easy to calculate depreciable value into
individual year upon total, and follows the same trend, descending trend. Okay, initial year the depre is more, later years it is less, advisable for assets who have repairs and maintenance cost on them, huge repairs and maintenance cost. अगर तुम्हारा सपोज कोई एसेट ऐसा है जिसका बेनिफिट कम होते जा रहा है ओवर द लाइफ, तो वैसा ट्रेंड में यू कैन चार्ज. इनिशियल ईयर में ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा डेप्री. लेटर ईयर्स में कम हो रहा है, लेटर ईयर्स में कम डेप्रिसिएशन. ओके, try this sum on your own. Sum number 34. 34th sum. Sum number 34. थर्टी फोर्थ सम खुद से ट्राई करो. Akshay purchased a machine for 20 lakh, estimated useful life and scrap value are 9 years and 2 lakhs respectively. Machine was put to use on 1/1/11. Show machinery account and depreciation account in their books for 14, 15 and 16 by the sum of the years digits. 3 साल का अकाउंट पूछ लिया है, 14, 15, 16. अभी बीच के 3 साल है, तो वर्किंग नोट में खाली 14, 15, 16 का डेप्री दिखाओगे तो चलेगा. Just calculate and try to get the depreciation for 14, 15, 16. सर कौन सा सम सर में निकल गया था? 34, 34 या हाँ 34th सम. 3 साल का पूछा है, 14, 15, 16. 14, 15, 16. सब ईयर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज करो. 9 साल है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा. लाइफ होगा 45, सॉरी टोटल होगा 45. Just apply it which year you want to calculate and make the account.
2,40,000 आएगा ना डेप्रिसिएशन। हाँ 2,40,000 सॉरी, बैलेंस भी मेरा मिस्टेक है मतलब। 10,40,000 हाँ सर 10,40,000 आ रहा है। मैंने 4.5 ले लिया, रेशियो मैंने 4.5 ले लिया। फोर आ रहा है 4। $10,40,000। इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। नहीं पूछा है, बनाओ ना, पूछा है 3 इयर्स का बनाओ, बना लो। खाली यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, जब बैलेंस ढूंढना है ना तो ये 20 लाख माइनस करना, 20 लाख माइनस द डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएबल वैल्यू खाली फॉर्मूला के लिए, टोटल डेप्रिसिएशन का रेशियो है वो। टोटल डेप्रिसिएशन को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करके चार्ज करते हैं। अकाउंट में तो कॉस्ट ही लिखते हो ना, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज WD, सेम थिंग इट इज। डेप्री अकाउंट भी बना लो थोड़ा सा। फाइन, finished, clear, some of yours। खाली रेशियो है, डिसेंडिंग ऑर्डर का रेशियो, इंडिविजुअल ईयर्स अपॉन टोटल। नसीब रहा 5 मार्क मिल जाएगा, and chances are less, these are all 5 marks। chances are more of FIM, RBM, change of method, prospective, PFD। now बढ़े आगे, there are next 3 methods which are very similar। इसका नाम है नंबर ऑफ आवर्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड एंड एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड उन एसेट्स पे अप्लाई होता है। पहला तो मशीन आर रेट मेथड देखते हैं। मशीन आर
rate method. Machine hour rate method. What is this machine hour rate method? जैसे हमने अभी सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स में हमने रेशियो लिया, किसका रेशियो लिया? इयर्स का रेशियो लिया। वैसे मशीन आवर रेट मेथड में क्या होगा, अगर कोई ऐसी मशीन है जिसका टोटल वर्किंग आवर्स का नॉलेज है अपने को कि भैया ये मशीन 50,000 घंटे चलेगी अपने पूरे लाइफ टाइम, तो अगर ये नॉलेज है अपने को कि दिस एसेट और दिस मशीन विल वर्क फॉर सो एंड सो नंबर ऑफ आवर्स, 12,000 आवर्स, 12,000 आवर्स तक काम देगी, आवर्स में पता है, अगर बाहर के डेटा से, सराउंडिंग से, जजमेंट से आइडिया आ चुका है कि इतना घंटा अप्रोक्सीमेट काम करेगी, 12,000 घंटे या 15,000 घंटे काम करेगी, तो फिर वी कैन अप्लाई मशीन आवर रेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. Depreciation is equal to annual depreciation per year is equal to depreciable value. Again I am writing depreciable value, जो मैंने sum of the years digits में भी लिखा था. What is depreciable value? Cost minus scrap. मतलब कि भाई पूरे लाइफ में इतना अमाउंट डेप्रिशिएट होगा. तो depreciable value into number of hours used in current year upon total hours. Number of hours used in current year upon total hours, purely logical. तो फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख और लाइफ ईयर्स में नहीं है, आवर्स में, ठीक है, लाइफ आवर्स में, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है सपोज 1 लाख, एंड ऑफ द लाइफ 1 लाख मिल जाएगा, तो ओवर द लाइफ 9 लाख से कम होगी. अभी 9 लाख रुपया जो है वो लाइफ के ऊपर घट रहा है, और कितनी है उसकी लाइफ वो आवर्स में पता है. अगर आवर्स में पता है तो ये मेथड अप्लाई होता है. अगेन इट इज एज अ वेरी लिमिटेड यूजेज, क्योंकि आवर्स एस्टिमेट करना इज अ बिग टास्क. लाइफ ईयर्स में कर सकते हो, डेज में भी फिलहाल ठीक है, मंथ्स, डेज. आवर्स मतलब इतना ही घंटा काम चलेगा. कोई ऐसे पर्टिकुलर एसेट होंगे, कोई मशीन होगी या कोई मीटर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होंगे ऐसे, जहाँ पे देख के आइडिया आया होगा पास्ट एक्सपीरियंस से कि इतने ही घंटे चलते. अगर घंटों में इनकी लाइफ पता है तो 9 लाख रुपए को हमें उन घंटों के रेशियो में डिवाइड कर देने का, सिंपल. तो अगर ये 9 लाख का एसेट है और ये समझो 12,000 घंटे चलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 12,000 कर दूंगा, और इस साल मैंने 1000 घंटे वापरा, उसको 1000 आवर्स वापर रहा हूँ, तो इसका 3 घंटा, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 घंटे में यूज करता हूँ उसको इस साल. इस साल का डेप्री क्या होगा, 9 लाख इंटू 1000 अपॉन 12,000. इज दैट क्लियर? अच्छा, दिस इज ईयर 1 का डेप्री. ईयर 2 में समझो मैंने उसको 8,000 घंटे यूज कर लिया, 8,000 घंटे मैंने यूज कर लिया, 8,000 आवर्स आई यूज्ड इट इन ईयर. तो 8,000 तो पूरा 24 घंटा हो जाएगा, चलो थोड़ा कम लेते हैं, 3,000 घंटे यूज किया, 3,000 आवर्स आई यूज्ड इट. रोज का 10 घंटा वापर रहा हूं अप्रोक्सीमेट, तो 3,000 आवर्स आई यूज्ड इट. सो डेप्री क्या होगा, 9 लाख इंटू 3,000 अपॉन 12,000. सिंपल लॉजिकल है. जितना वापर उतना डेप्रीसिएशन. ज्यादा आवर वापर रहे हो ज्यादा डेप्री, कम आवर वापर रहे हो कम डेप्री. ईयर 3 में I have used it for 2,000 hours. So depri would be 9 lakh into 2,000 upon 12,000. मालूम है मेरे को exactly कितना यूज. देखो डेप्री इज ऑल रिलेटेड टू योर बेनिफिट. तो ये पहले साल 1000 घंटा काम किया, 1000 घंटे का बेनिफिट दिया, तो 1000 घंटे का डेप्री करो. 3,000 आवर्स काम किया, ज्यादा बेनिफिट हुआ, इनकम ज्यादा हुई, एक्सपेंस ज्यादा दिखाओ, मैच करो. 2,000 है, कम हुआ, कम यूज हुआ, कम डेप्री दिखाओ. इज दैट क्लियर? तो इसमें तुम्हारा कोई ट्रेंड नहीं होगा, इक्वल ट्रेंड या आरबीएम में कोई डिसेंडिंग ट्रेंड होता है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं हो रहा है यहाँ. इज दैट क्लियर?
क्योंकि ये ढूंढना ही बहुत बड़ा टास्क है, आवर्स में लाना इज अ बिग टास्क। पता चल जाए तो आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट रिमेंबर टैक्स डिपार्टमेंट इट फॉलोज आरबीएम ओनली फॉर ऑल दैट। तो बाद में आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा और चेक करके मैच करना पड़ेगा, उनका डेप्रिसिएशन फाइनली आएगा और उसके हिसाब से हम लोग टैक्स भरेंगे। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें जो शेयर होल्डर वगैरह को पब्लिश करनी है, कंपनी इसको देनी है, जिसको फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है अपनी सेबी में जो पब्लिश करनी है, अपना अकाउंटिंग रिजल्ट एनुअल रिपोर्ट में जो पब्लिश करना है, वहां पे यू कैन ऑलवेज चार्ज अपने अकाउंट्स के लिए, अपने बुक्स के लिए, यू कैन ऑलवेज चार्ज वॉट एवर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यू वांट। ठीक है, अपना अकाउंट का यूजेज जैसे हो रहा है उसके हिसाब से यू कैन कीप चार्जिंग। ओके, एफआईएम में भी मैंने बोला तुमको एस्टिमेट होता है, रेट जो भी है, लाइफ इज एन एस्टिमेट, वो भी हम लोग करेंगे अभी आगे। अभी लाइफ चेंज हो गई, लाइफ कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, बट द मेथड इफ यू आर चेंजिंग देन दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना जरूरी है फ्रॉम द बिग। बट एस्टिमेट्स अगर आपके कम ज्यादा हो गए, लाइफ कम ज्यादा हो गई, कॉस्ट कम ज्यादा हो गई, स्क्रैप कम ज्यादा हो गई, ये आप चेंज करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हम लोग आगे करने वाले हैं अभी प्रोस्पेक्टिव एस्टिमेट का एग्जांपल। तो डेप्रिसिएशन कैन बी एंटायरली चेंज एज पर योर यूजेज। आप यूजेज ज्यादा कर रहे हो ज्यादा दिखाओ, कम कर रहे हो कम दिखाओ। दिस इज हाउ यू शो द डेप्री अंडर मशीन आवर रेट मेथड। इज दैट क्लियर? मशीन आवर रेट का रेशियो क्लियर है आपको? टोटल आवर्स, जो भी इंडिविजुअल आवर्स है करंट ईयर का, उसको न्यूमरेटर में डाल, 1 3 2 और कितना बचा, 3000 बचा। समझो फोर्थ ईयर में 3000 वापर गया, फोर्थ ईयर में डेप्री होगा इसका 9 लाख इंटू 3000 अपॉन 12। क्लियर? That's your machine hour rate method. Similar to this is production units method. ये भी बहुत similar है, production units method. What is this production units? खाली नाम अलग अलग दिए हुए हैं। Formula is depreciation per year is equal to depreciable value, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है शीट में, into number of units produced in current year upon total number of units expected। देख के थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अगर आपको कोई ऐसा एसेट है जहां से आप इक्वल सेम टाइप के यूनिट्स बना के निकाल रहे हो, जैसे कि स्क्रूज बनाने की मशीन है आपकी, या तुम्हारा नट बोल्ट्स बनाने का कोई मशीन है, या चेयर का तुम्हारा कुछ मोल्ड्स बनाने का मशीन है, जो के यूनिट्स बना के निकाल, सेम टाइप के यूनिट्स बना के मल्टीपल बॉक्स बनाने की है, अपना वो डब्बी बनाने की है, ऐसा कोई सेम आइडेंटिकल यूनिट्स उस मशीन से निकल रहे हैं, और आपको पक्का आइडिया है कि पूरे लाइफ में कितने यूनिट्स निकलेंगे यहाँ से, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर लाइफ, तो आप ये मेथड अप्लाई करो। तो वहां पे आवर्स पता थे तो हमने आवर्स का रेशियो लिया, यहाँ पे यूनिट्स पता है, हम लोग यूनिट्स का रेशियो लेंगे, सिंपल कॉमन सेंस। तो यहाँ पे आपकी लाइफ ईयर्स में नहीं है, यहाँ पे आपकी लाइफ डेज में नहीं है, यहाँ पे आपकी लाइफ यूनिट अपना आवर्स में नहीं है, इधर आपकी लाइफ होगी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये दिया होगा आपको। तो समझो डेप्रिशिएबल वैल्यू हम लोग सेम ले लेते हैं, 9 लाख रुपए, 10 लाख माइनस 1 लाख, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप 10 लाख का एसेट था, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख, और अपने पूरे लाइफ में समझो 45,000 यूनिट्स बना सकता है, 45,000 यूनिट्स बना सकता है। इस साल 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, इंटू 5,000 अपॉन 45,000, दैट इज 1 लाख। ईयर 2 में
समझो मैंने 8000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 8000, ऑब्वियसली यूनिट ज्यादा बने, सेल ज्यादा हुआ, बेनिफिट ज्यादा हुआ, तो खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली दिखा। तो 9 लाख इंटू 8000 डिवाइडेड बाय 45,000। अगर आपके पास ये डेटा है, जितने यूनिट्स बना सकते हो और उतने ही एग्जैक्ट बनेंगे अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आप ये अप्लाई कर लो। प्रैक्टिकली क्या है, FIMRBM ज्यादा इसके लिए यूज होता है क्योंकि ओवर द इयर्स यूजेज इज मोर और लेस सिमिलर एसेट्स का, तो हम लोग फिर ज्यादा इंडिविजुअल वेरिएशन में जाते नहीं है डेप्थ में। बट अगर आपके पास ये डेटा है, यूनिट्स का डेटा है, आवर्स का डेटा है, तो अप्लाई दीज मेथड्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लॉजिक बैठा दिमाग में? दोनों मेथड सिंपल है, नंबर ऑफ आवर्स मेथड एंड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। उसमें नंबर ऑफ आवर्स के रेशियो में डालो, इधर यूनिट्स के रेशियो में डालो। टोटल 45,000 यूनिट्स बनने वाले, तो पहले साल 5, फिर 8, फिर 10, फिर 5, फिर 6, टोटल 45,000 यूनिट्स बनेंगे। वो जितना टाइम चला, यूनिट्स के ऊपर उसकी लाइफ है, ये याद रखें, ठीक है? ये वाला जो मेथड है वो खाली मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को ही अप्लाई होता है ना? मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओनली मैन्युफैक्चरिंग। ओके, real pay attention. Third method is applicable mainly to mines and quarries. This is extraction method. Extraction क्या है? Extraction method is similar to production units method. खाली क्या है, हम लोग अगर मशीन है तो उससे यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, मैन्युफैक्चर, तो यूनिट के रेशियो में हमने डिवाइड किया उसको। माइंस में से क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो मिनरल। तो एक माइन है, 1 करोड़ रुपए की माइन ली है, उसकी स्क्रैप वैल्यू अल्टीमेटली समझो 10 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, जमीन की जो भी वैल्यू आएगी तुमको एकर्स की। 1 करोड़ रुपए की माइन है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है, तो 90 लाख रुपीज हो गया उसका डेप्रिशिएबल वैल्यू। ओके, इसका फॉर्मूला है, 1 मिनट, डेप्रिशिएबल वैल्यू into number of units extracted upon total number of units. Very simple it is. So 90 lakh is the depreciable value, 1 करोड़ minus 10 लाख into इस माइन से मैं टोटल समझो बॉक्साइट माइन है एल्यूमिनियम का, तो समझो 1 लाख टन, 1 लाख टन एक्सट्रैक्शन पॉसिबल, 1 लाख टन ओवर द लाइफ एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आउट ऑफ 1 लाख टन इस साल मैंने 7,000 टन एक्सट्रैक्ट किया, 7,000, तो 7,000 टन डिवाइडेड बाय 1 लाख टन इज माय रेशियो। तो आई विल डिप्रिशिएट इट बाय 6,30,000 रुपीज इन द फर्स्ट। जैसे वहां पे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा तो सेल ज्यादा, सेल ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, डेप्री भी उतना दिखा। वैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्ट करके तुम आगे फॉरवर्ड करोगे ना रिफाइनिंग के लिए। एक्सट्रैक्शन है तो आपका एक्सट्रैक्शन ज्यादा तो आपका सेल ज्यादा, इनकम ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, सेम कंसेप्ट है। खाली उधर प्रोडक्शन है, इधर एक्सट्रैक्शन है, और पहले वाले में मशीन आवर्स था। जितना ज्यादा घंटा काम करोगे उतना ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा खर्चा दिखता, डेप्री मैच करते जाए। सिंपल है। अगर आपको एक्सट्रैक्शन का पता हुआ है, आइडिया है कि बराबर इतना अप्रोक्सीमेटली इतना टन मेटल निकलेगा, इतना टन मिनरल निकलेगा, इतना टन मैंगनीज और निकलेगा, आयरन और निकलेगा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और कुछ भी निकलेगा, उतना आइडिया है टोटल टन्स का, तो ये मेथड अप्लाई करें। माइंस और क्वेरीज को ये एप्लीकेबल होता है एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा साल कैसे करोगे? समझो दूसरा साल तुमने 12,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया, 12,000 अपॉन 1 लाख, टोटल तो सेम ही है, 1 लाख टन आने वाला है। ये खाली रेशियो बता रहे अपने, तो ये रेशियो में आई विल चार्ज डेप्रीसिएशन, 10,80,000 डेप्रीसिएशन आएगा, 10,80,000। ओके, सो ऑल द 3 मेथड्स आर क्लियर। कजिन ब्रदर से एक दूसरे के, बहुत इजी है, आ गया तो जैकपॉट, 5 मार्क रोकड़ा। ओके, first is the ratio of hours, second is the ratio of
यूनिट, थर्ड इज द रेशियो ऑफ एक्सट्रैक्टेड यूनिट। तीनों में और सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स में भी यहाँ पे डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना, कॉस्ट मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी। डेप्रिशिएबल वैल्यू जो घट रहा है पूरे लाइफ पे उसको हम लोग रेशियो में डिवाइड करें, बट लेजर अकाउंट में लिखते वक्त इट विल स्टार्ट विद द कॉस्ट, कॉस्ट लेस डेप्री बैलेंस, लेस डेप्री बैलेंस, तो वही लास्ट ईयर के में पूरा डेप्रिसिएशन खत्म होकर वो स्क्रैप वैल्यू पे दिखेगा, फिर यू कैन सेल एंड फिनिश इट ऑफ। इज दैट क्लियर? Let us take a problem on this now. Sum number 20 ले लो फटाफट सब लोग। Sum number 20. Sum number 20. ऐसे दो और मेथड थे पहले सिलेबस में, एन्युटी मेथड था, सिंकिंग फंड मेथड था, ओके, वो अभी स्क्रैप कर दिया है तुमको, हायर स्टैंडर्ड्स में शायद आए, उसका भी कम यूजेज है, इतना खास नहीं। सिंकिंग फंड का थोड़ा है लेकिन वो इंटर में है, वैसे वहां पे आप लर्न कर लोगे। तो बोलने का मतलब आपको प्लेग्राउंड दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्लेग्राउंड दिया, कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों, AS 10 जो है आपको प्लेग्राउंड देता है कंपनीज को, बिजनेस को, जो मेथड अप्लाई करना है करो, लेकिन अपना डेप्रिसिएशन दिखाओ, अपने कंपनी अपने एसेट को जो सूट होता है, यूजेज, अपनी लाइफ, स्क्रैप, कॉस्ट को लेके डेप्रिसिएशन चार्ज करो, लेकिन दिखाना जरूरी है, सिंपल है। टैक्स डिपार्टमेंट खाली फॉलोज RBI, एक मेथड फॉलो करता है RBI, तो वो तो एक छोटी सी चीज होती है, ईयर एंड पे हम लोग को टैक्स डिपार्टमेंट का डेप्री लेके उसके हिसाब से टैक्स भरना। बाकी तो अपना अकाउंट्स, अपने बुक्स, अपने कंपनी, अपने डेटर क्रेडिटर, सेबी, शेयर होल्डर के लिए यही अकाउंट्स है जो हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर इसमें बोला नहीं है कोई अकाउंट बनाना, तो खाली वर्किंग नोट ही बनाना है। हाँ, इसमें खाली वर्किंग नोट पूछा है। 20th sum, a machine was purchased for 30 lakh having an estimated total working hours of 24,000 hours. The scrap value is expected to be 2 lakhs and the anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. Anticipated pattern of distribution of effective hours का मतलब वो ईयर दिया 1 to 3, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा साल 3,000 घंटे काम करेगा, मतलब 9,000 घंटे हो गए ना। फिर 4, 5, 6, 2,600, तो 2,600 into 3 लोगे तो आई थिंक 7,800, तो 9 plus 7,800 16,800 और 7, 8, 9, 10 में 1800, मतलब 18 4 72, तो कितना था ना वो 16,800 plus 7,200 will give you 24,000. So total number of hours are 24,000 divided over 10 years. ऐसा 10 years में पहला, दूसरा, तीसरा साल 3,000 घंटे काम हो रहा है, चौथा, पांचवा, छठवां साल 2,600 आवर्स हो रहा है, और 7, 8, 9, 10 में 1,800 आवर्स हो रहा है। इज दैट क्लियर? अभी अपने को क्या पूछा है? डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। हमने 10 साल का डेप्रिसिएशन पूछ लिया है, तो हर एक साल का इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, 1 to 3 का साथ में दिखा सकते, 4 to 6 का साथ में दिखा सकते हो, और 7 to 10 का दिखा दो साथ। इज दैट क्लियर? सेम ही रहने वाला है। यू कैन शो दिस इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट। लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट इज 30 lakhs, स्क्रैप इज 2 lakhs, मतलब 10वें साल के एंड में जब बेचोगे भंगार में तो 2 लाख आ जाएगा। Immediately you calculate your depreciable value, that is 30 lakhs minus 2 lakhs, which is 28 lakhs. अभी फॉर्मूला चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं लिखा वांदा नहीं है, फॉर्मूला कंपलसरी नहीं है, सीधा एनुअल डेप्रिसिएशन यू कैन राइट, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड दिया हुआ है, अंडर मशीन आवर रेट मेथड।
for year 1 to year 3. year 1 to year 3 क्या होगा? 28 lakhs into हर साल 3,000 घंटे वापरा है, 9,000 मत ले लेना, इंडिविजुअल ईयर का ढूंढना है। 3,000 अपॉन 24,000, 3,000 अपॉन 24, ये तीनों साल तक होने वाला है। 3 अपॉन 24, 3 अपॉन 24, 3 अपॉन 24, अंडरस्टूड? सो इधर 3,000 ही लिखना। पर ईयर डेप्री ढूंढ रहे हैं, 3 साल का साथ में नहीं, एनुअल डेप्रीसिएशन, पर ईयर डेप्रीसिएशन फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 3, दैट विल बी 3 अपॉन 24, दैट इज क्या रहा है? 3,50,000. 3,50,000. 3,50,000 मतलब ईयर 1 में भी 3,50,000 चार्ज होगा, ईयर 2 में 350, ईयर 3 में 350। वैसे फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 6 और ईयर 4 टू ईयर 6 एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा? 28 lakhs इनटू कितना वापरा है? 2,600 अपॉन 24,000। अगर टोटल किया तब 24,000 आया। हाँ आएगा ही ना, करो तुम। 3,000 इंटू 3 9,000 प्लस 2,600 इंटू 3 7,800, 1,600 प्लस 1,800 इंटू 4 7,200, 1,600 प्लस 7,200 विल बी 24,000। पूरी लाइफ ही 24,000 घंटे की। गॉट इट? कितना आ रहा है ये? 28 लाख इंटू 2,600 अपॉन 24,000, 3,03,334. 3 लाख 3,000. 3,000 354. है, ऐसा अमाउंट आ रहा है? ऐसा थोड़ी आएगा। सर ऐसा ही आ रहा है। ऐसा ही है। 0.3 है, so we can write as 3. ओके क्या आ रहा है? वापस बोलो जरा, फोन नंबर आ रहा है। 30303 4 बार 333, 0 नहीं है बीच में, 303333। 3,03,333। ओके हाँ ये आ सकता है। 3,03,333 बराबर। नाउ फॉर ईयर 7 टू ईयर 10 एनुअल डेप्री कितना होगा? 28 lakhs डेप्रिशिएबल वैल्यू इनटू कितना वापरा है पर ईयर? 1,800 घंटा अपॉन 24,000। 2,10,000. 2,10,000 आ रहा है? Yes. 2,10,000। ओके तो ये जो टोटल 28 लाख था, इसको हमने ये रेशियो में डिवाइड कर लिया डेप्रीसिएशन। आप ये सबका टोटल मारोगे ना, 350 इंटू 3, 303333 इंटू 3, 21, 2,10,000 इंटू 4, तो यही आएगा। इसका डिवीजन है खाली रेशियो, 28 लाख को डिवाइड करके डेप्री दिखा दिया। दिस इज योर नंबर ऑफ आवर्स मेथड। वर्किंग नोट में ही दिखाना, अकाउंट नहीं पूछा इसमें। ऑन द सेम लाइंस नेक्स्ट वाला देखो, सम नंबर 21। सम इधर अभी प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड से पूछा है। मोर और लेस पूरा डेटा सिमिलर है। कॉस्ट दिया है, लाइफ दिया है, स्क्रैप दिया है। पूरे लाइफ में 1.5 लाख यूनिट्स एक्सपेक्टेड है। उधर आवर्स था, इधर यूनिट्स हैं। और 1 से 3 ईयर में हम लोग 20,000 पर ईयर यूनिट्स बनाएंगे। समझ आया? 1 to 3 ईयर्स में 20,000 मतलब 60,000। 4, 5, 6, 7 में 15,000 इंटू 4 मतलब 60,000। और 8वें से 10वें साल में 10, 10, 10,000 तो 30,000। सबका टोटल करोगे तो आई थिंक 1.5 लाख ही आएगा। 60 + 60 + 30 या बड़े। एनुअल डेप्री पूछा है, सेम वे से कम ऑन कैलकुलेट।
कॉस्ट लिखना है 20 लाख, स्क्रैप लिख दो 2 lakhs, डेप्रीशिएबल वैल्यू लिख दो 20 लाख minus 2 lakh, that is 18 lakh. ध्यान क्या रखिएगा, मेथड क्या पूछा है आपने, इट इज द मशीन आवर रेट मेथड, सॉरी number of units, production units method. Production units method is what they have asked. So annual depreciation under production units method is equal to, for year 1 to year 3, डेप्री कितना आएगा, 18 लाख is the depreciable value into 20,000 हर साल वापरा 3 साल तक, अपॉन टोटल कितना 1.5 लाख, 1,50,000, 2,40,000 आ रहा है, 2,40,000 मिला। हेलो, हाँ मिला मिला। 2,40,000 पर ईयर है, कंफ्यूज मत होना तुम लोग, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है 10 साल का अलग अलग, फर्स्ट ईयर 18 into 20 upon 1.5, सेकेंड ईयर 18 into 20 upon 1.5 लाख, थर्ड ईयर 18 into 20 upon 1.5 लाख। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 20 लेना, 60 मत ले लेना। इंडिविजुअल ईयर पहले 3 साल तक 240 240 240 होगा ऐसा, फिर फॉर ईयर 4 to 7 क्या होगा, 18 लाख इंटू 15,000 अपॉन 1.5 लाख, 1,80,000। 1,80,000, ये पर ईयर है, पर ईयर। एंड फॉर ईयर 8 to ईयर 10, 18 लाख इंटू 10,000 बना रहे हो पर ईयर अपॉन 15 लाख, 1.5 लाख, which is 1,20,000 1,20,000 पर ईयर। पहले 3 साल 2,40,000, फिर 4 साल 180 180 180 180, फिर 3 साल 120 121, that's your total depreciation. Got it? Is that clear? Okay, next one, extraction method है। एक्सट्रैक्शन मेथड आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा डेटा को। 20 सेकेंड्स हम देखो, ये वाला हो गया, सबको कैलकुलेशन क्लियर है तीनों मेथड का, सम ऑफ द इयर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर रेट। 20 second, Messrs Surya took a lease of a quarry on 1/1/2013 for 1 crore. मैंने आपको बोला था ये लीज पे ही होगा, पूरा आउटराइट खरीद नहीं सकते, बट यू आर द ओनर, इट इज फाइनेंशियल लीज और द एंटायर लाइफ द एसेट विल बी विथ यू। फिर आपको सरेंडर कर देने का एक नेग्लिजिबल स्क्रैप वैल्यू, उसका कुछ चना कुरमुरा वैल्यू है, तो वो आपका एसेट है टिल द एंटायर लाइफ। यूज खत्म होने के बाद जब वैल्यू 0 हो जाएगी तब आप सरेंडर कर दोगे टू द गवर्नमेंट। Messrs Surya took a lease of a quarry on 1/1/2013 for 1 crore. As per the technical estimate, the total quantity mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. This is ये extraction का दूसरा नाम है depletion. Extraction या depletion is one and the same. Okay? Extraction method या depletion method is one and the same. Extraction pattern is given for in the following table. Quantity of mineral extracted 13, 14 and 15. पहले 3 साल का डेटा अवेलेबल है, फर्स्ट 3 इयर्स का डेटा 2,000 10,000 15,000, ऐसा मत समझना खत्म हो गया, ये 2 लाख टन मिनरल है अभी। इन्होंने खाली पहले 3 साल का एक्सट्रैक्शन दिया हुआ टन।
शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्री अकाउंट फ्रॉम द ईयर 13 to 15। लेजर बना लो, 3 साल का लेजर पूछा है। क्वेरी लीज अकाउंट मतलब तुम्हारा एसेट अकाउंट, ये जो लीज होल्ड प्रीमाइसिस आता था ना अपने को, लीज होल्ड प्रीमाइसिस, ये वो लीज होल्ड प्रीमाइसिस जैसा है क्वेरी लीज अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही है, जो माइन बोलते हैं ना, माइन का ही नाम क्वेरी लीज है। क्वेरी मतलब माइन। So this is your query lease account, that is mine account, fixed asset account. तो लीज वीज देख के टेंशन में मत आना, इट इज अ फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओनली। 3 साल का पूछा है अपने को। अच्छा, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है अपने को, माइन वगैरह की कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है, तो व्हाट विल बी योर डेप्रिशिएबल वैल्यू? 1 करोड़, बराबर है। तो लेट्स स्टार्ट विद ईयर 2013। 1113 को तुमने इतना बड़ा acquire अमाउंट किया। डायरेक्टली बैंक से कैसे पे कर सकते हैं? क्यों? यू कैन पे। 1 करोड़ का अमाउंट डायरेक्टली मतलब एट अ टाइम बैंक से कैसे? आरटीजीएस वगैरह होता है ना मल्टीपल कंपनीज का। अभी रिलायंस है, उसको डिविडेंड देना है, देयर आर अराउंड 8 लाख डिफरेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। वो एक साथ सबको 10 रुपया ट्रांसफर करता है, 80 लाख, 90 लाख, करोड़, 10 करोड़, मल्टीपल अकाउंट में जाते हैं ना ईसीएस के थ्रू। तो ऑनलाइन तो यू कैन ट्रांसफर एन नंबर ऑफ अमाउंट, लिमिट्स होता है ना, आरटीजीएस में कर सकते हो आप। एनईएफटी का लिमिट कम है क्योंकि वो रिटेलर्स के लिए होता है। कंपनी टू कंपनी वायर ट्रांसफर यू कैन डू, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन ट्रांसफर। ओके, नाउ क्वेरी लीज अकाउंट। ओके, सो क्वेरी लीज में टू बैंक, एसेट टू बैंक, asset to bank. Now how much you have purchased it for? 1 crore. Okay, depreciation for the first year. Depreciation for the first year will be on 31st December 13 by depre. मैं इधर ही कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। It should be what? Depreciable value, that is 1 crore, क्योंकि स्क्रैप नहीं है, into फर्स्ट ईयर एक्स्ट्रा कितना किया? 2000 टन्स, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सट्रैक्शन इज 2 lakhs. Simple. I think it is Sir, 20,000. 1 lakh. 2000 upon 2 lakh है ना, बराबर तो है। 20,000 है, 2,000 नहीं। 2000 है, 2000 हमारे में 20 प्रिंट हुआ है। Sorry, 10 और 15 है। 1000 ही है। ऊपर वाला नहीं बॉस, 20 सेकेंड सम, 20 सेकेंड सम, ऊपर वाला तो कर लिया। सो 2000 एक्स्ट्रा किया तो 1 लाख आना चाहिए। डेप्री मिला क्या तुमको? नोट बनाना है, नीचे केस नहीं कर रहे। वर्किंग नोट यू कैन मेक, चलेगा। इधर कैलकुलेशन दिखा दो तो भी वांदा नहीं है। स्मॉल कैलकुलेशन तो यू कैन शो ओवर हियर, नो इश्यूज। खाली वो लोग ने डेप्री पूछा है तो वर्किंग नोट बराबर से प्रेजेंट करके यू नीड टू शो दैट एकदम डिटेल में। दिस इज, यू कैन शो इट, सपोर्टिव नोट यू कैन शो इट, नो प्रॉब्लम। ओके, दिखा है तो चलेगा। फिर इधर मत दिखाना, डोंट शो द कैलकुलेशन इन द अकाउंट, नीचे दिखा दे। इधर दिखाया तो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे नहीं दिख रहा होगा। दिस इज 99 lakhs, बराबर है। To balance BD, this is 99 lakhs. Then on 31/12/14. Now how much depre you will charge? Depreciable value याद रखना ना, बाय चांस सपोज कुछ स्क्रैप वैल्यू आ जाए, इधर depreciable value ही आएगा। The 1 crore is my depreciable value into 10,000. इतना एक्स्ट्रा किया मतलब इतना
बेचा, इतना बिल, इतना सेल, मतलब इतना इनकम मतलब प्रोपोर्शनेट खर्च, मैचिंग. 10,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs. 5 lakhs. कितना आ रहा है? 10 lakhs. 5 lakh. 5 lakh आएगा. 31, 12, 14 को बाय बैलेंस CD shall be 99 lakhs minus 5, 94 lakhs. One 15 में it is 94 lakhs. Got it? Now, last year is 15,000 tons is what we have extracted. So 31, 12, 15 को by depre कितने पे लेना है? Same depreciable value is 1 crore का 15,000 upon 2 lakh. 7,50,000. 7,50,000 and the balance 86 lakh 50. sorry 86 lakh 50. 86 lakh 50,000. ओके. डेप्री अकाउंट छोटू सा बना लो, 3 लाइन आएगी खाली. टू क्वेरी रिलीज लिखना जो एसेट का नाम है, टू क्वेरी रिलीज एंड बाय पीएन लास्ट खत्म. सो ऑल 3 मेथड्स क्लियर. एक ही है एक्चुअली सब. एक सम ऑफ द इयर्स डिजिट में खाली डिजिट्स का टोटल है, डिजिट्स का रेशियो. बाकी तो सब में डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना है, फॉर्मूला में याद रखना है, और लेजर में कॉस्ट. 3 सम आपके लिए होमवर्क है सिमिलर मेथड के. सम नंबर 31, 32, 33. 31, 32, 33 are for homework. 31, 32, 33 are for homework. तो क्लास खत्म. रुको भाई. 31, 32, 33 are for homework. Okay. Now, let's go to the change of life. Change of life estimate. See, आने का चांस बहुत कम है, इसलिए खाली थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी आपको पता होना चाहिए. तुमको दया आ गई यूनिवर्सिटी से अपना इंस्टीट्यूट में तो तब थोड़ा बहुत ये सम आ सकता है. बाकी दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम का चांस इज वेरी लेस. ओके. नाउ let's go to problem number 16th सम भी होमवर्क है. सम नंबर 16, 16 सम ऑफ द इयर्स डिजिटल 16, 16 सम भी होमवर्क. 4 सम होमवर्क. 16 सम सॉरी 16 सम वो भी होमवर्क है. सम नंबर 24 पे आ जाए. सम नंबर 24. कल हमने कुछ तो डिस्कस किया था रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. याद है किसी को? अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. कौन सा सम बोला सर? 24. 24 बोलो. अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट थोड़ा सा वेरिएशन था, फर्क था. क्या फर्क था? Estimates can be changed frequently. Policy cannot be changed frequently. Estimates can be changed without any problem. Frequently तो नहीं करो उतना बेटर है, but
आप कर सकते हो, आपको अलाउड है, कंपनी को अलाउड है। व्हाई एन एस्टिमेट शुड बी चेंज्ड? क्योंकि पहले जो बिजनेस सिनारियो था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, उसके हिसाब से आप चेंज करो। चेंज फ्रीक्वेंटली तो नहीं करना है, पहले बने तब तक कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, उसके बेसिस पे आपके जो रिलेटेड पार्टीज है वो डिसीजन लेते हैं। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ रहा है, आप एस्टिमेट को चेंज करो, आपको अलाउड है। बट पॉलिसी आप 3 सर्कमस्टेंसेस में चेंज कर सकते हो। पॉलिसीज फर्स्ट टू रिमेंबर द इंटरनल रूल्स दैट द कंपनी इज यूजिंग। इंटरनली जो उसने प्रिंसिपल रूल फॉलो करके रखे हैं, दे आर अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे एफआईएम कर रहा है या आरबीएम कर रहा है। मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक बताया था, मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट होता है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्किल्स होता है, इनकम रिकॉग्निशन होता है। तो ये कोई पर्टिकुलर मेथड उसने अप्लाई करने का चालू कर लिया, तो इट कैन नॉट जंप विदाउट अ चेंज इन लॉ और अ चेंज इन स्टैंडर्ड और बहुत ही डायर कंसिक्वेंसेस, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो चेंज करो। अकाउंटिंग एस्टिमेट को भी डोंट चेंज रेगुलरली। व्हेनेवर, देखो एक बार एस्टिमेट देखो, तुम फॉर एग्जांपल कोई एसेट लाया, फर्नीचर लाया, तुम्हें लगता है इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, क्योंकि बाहर के एग्जांपल से तुमने देखा हुआ है कि ये 10 ईयर्स है, इतना यूजेज के हिसाब से 10 साल चल जाता है। अभी सडनली तो 2-3 साल में ऐसा नहीं होगा कि भैया लाइफ बढ़ गई, लाइफ घट गई। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो डायर कंसिक्वेंस, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, ओके, उधर स्टैंडर्ड में दिया हुआ है AS5 में, significantly it is going to impact your financial results or statement, then you go for a change estimate. significant change आ रहा है कुछ, तो आप estimate को change कर सकते हैं। ठीक है, अभी पॉलिसी जब भी आप चेंज करोगे तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देनी जरूरी है। व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रिमेंबर, शो एज इफ द चेंज इज फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सब पिछले रिजल्ट के प्रॉफिट वगैरह हम कैपिटल में चेंज करके दिखा रहे हैं। कल तुमने किया ना रिट्रोस्पेक्टिव एग्जाम। बट चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट को रिट्रोस्पेक्टिवली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका फॉल्ट नहीं है, मैनेजमेंट का फॉल्ट नहीं है। सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम अपने को लाइफ 10 साल की थी, वो सही लगी। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अपने को लाइफ 8 साल है, वो सही लगी। तो चेंज इन एस्टिमेट नीड नॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव। जहां आपका एस्टिमेट चेंज हो रहा है वहां से आप आगे बढ़ो। पिछला पुराना कुछ अकाउंट्स में दिखाने की जरूरत नहीं है। नो चेंज, यू नीड टू शो। दोनों का फर्क समझ रहा है एस्टिमेट और पॉलिसी में? पॉलिसी इंपॉर्टेंट है बहुत, ओके, सोच समझ के ले लो और चेंज मत करो। एस्टिमेट भी इंपॉर्टेंट ही है, सोच समझ के करो एस्टिमेट, बट फिर भी आपको झक मार के चेंज करना पड़ रहा है, करो, लेकिन उसका इफेक्ट आपको रिट्रोस्पेक्टिवली देने की जरूरत नहीं है, पिछले साल के अकाउंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, कंट्री का एनवायरमेंट सब कुछ अलग था। उसके बेसिस पे आपने जजमेंट लेके कि आपका डिसीजन सही था, लेकिन अभी सिचुएशंस ऐसे हो गए हैं, कंसिक्वेंसेस ऐसे हो गए हैं कि आपको अपना एस्टिमेट चेंज करना पड़ रहा है। जैसे आरडीडी का एग्जांपल दिया था, 5% चार्ज कर रहे थे, 8% कर रहे हो, रेट चेंज कर दिया आरडीडी का। एम्प्लॉय का बेनिफिट 10% उसके प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो, 12% डालने का चालू कर दिया। या आपका अभी एसेट में हम लोग करेंगे, आपकी लाइफ ऑफ एसेट थी 10 साल की 8 साल हो गई। स्क्रैप वैल्यू आपने एस्टिमेट किया था 50,000 मिलेगा, आप 40,000 मिलने वाला ऐसा सोच रहे हो। ये सब आपके चेंज इन एस्टिमेट है। ऑल दीज आर चेंज इन एस्टिमेट। इज दैट क्लियर? सो दीज आर ऑल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव मतलब इमीडिएट इफेक्ट, वहां से चेंज करो, पिछले अकाउंट्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी का भी चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, लेकिन अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में कल किया था। ठीक है, देना तो रिट्रोस्पेक्टिवली चाहिए, नहीं हो रहा है तो प्रोस्पेक्टिवली देके मना लो, चला लो, चलेगा, बट उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है आपके स्टेटमेंट में, इसलिए रिट्रोस्पेक्टिवली करना बेटर। थियरी में आपको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यहाँ पे फाउंडेशन में यू हैव जस्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज के बाद जो हुआ, पिछला मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, अभी के बाद जो हुआ करो।
लाइफ चेंज हुआ, ठीक है, अभी से करो इफेक्ट। रेट चेंज हुआ, मेथड चेंज हुआ, करो इफेक्ट। अभी से अभी करने का चालू करो, पिछला पुराना भूल जाओ। नाउ इफ यू रीड सम नंबर 24th sum, a machine costing 6 lakhs is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life. Orally बता सकते हो what will be with nil residual value, with nil residual value, what will be the depreciation, annual depreciation? Like annual depreciation क्या होगा? 60,000 होगा ना? 60,000. हेलो, you are listening? सो गए? चलो, 60,000 rupees will be your annual depreciation, right? 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप इज नील, इतना तो अभी क्लियरली ओरली कर सकते हो आप। The estimate of the remaining useful life after the 3rd year was reassessed at 5 years. तो तुमने पहले सोचा था इसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के हिसाब से तुमने डेप्री चालू कर दिया, 60,000, 60,000, 60,000, 3 साल का। तीसरे साल के एंड में आपको आइडिया आई, पता चला कि भैया मशीन तो ज्यादा यूज हो गई है। सपोज एसी था, ये एयर कंडीशनर था, वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मेरे एसी की लाइफ घट गई है। तीसरे साल के बाद वैसे तो इसकी लाइफ 7 years होनी चाहिए पुराने एस्टिमेट के, बट नाउ यू आर एस्टिमेटिंग दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज ओनली 5। अभी 5 साल की लाइफ बची है, तो क्या करूं मैं? दिस इज कॉल्ड चेंज इन एस्टिमेट, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एस्टिमेट। इधर क्या बोलता है स्टैंडर्ड, आपको पिछला पुराना सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत करना कि शुरू से 8 साल का ऐसे करो, नो। 3 साल का हो गया ना, भूल जाओ। अभी WDV कितना रहेगा एसेट का, बता सकते हो? व्हाट विल बी द WDV ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 3? What will be the WDV of the asset at the end of year 3? 6 lakhs 220,000 minus 4,20,000. 6 lakhs minus 1,80,000, 4,20,000. अभी वो 4,20,000 को I will simply divide it upon 5. 4,20,000 divided by 5, क्योंकि आने वाले 5 ही साल बाकी है, उस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपना डेप्रिसिएशन। Is that clear? So how will you show it under a working note? It's very easy. देखते जाओ। 24th sum, original cost equals, yes Aryan, Bhanushali, you have doubt? By mistake. Okay. Original cost लिख दो। Original cost of the machine is 6. वर्किंग नोट बनानी है अपने को, 4th year का डेप्रिसिएशन पूछा। स्क्रैप वैल्यू इज nil, life, estimated life is 10 years. Therefore, annual depreciation for first 3 years. Annual depreciation for first 3 years क्या होगा? 6 lakhs minus nil upon 10, 60,000, right? Therefore, WDV of asset at the end of 3 years, WDV of asset at the end of 3 years will be what? 6 lakhs minus 1,80,000, 4,20,000. Then remaining useful life is how much now? 5 years. होना चाहिए था 7, लेकिन अभी लगता है एसेट का यूज वगैरह कुछ हो गया, कंडीशन चेंज हो गई है, अभी 5 साल की हो गई है। So this is not a change in policy, this is your change in estimate. तो ऐसे सिचुएशन में आप अभी चेंज करो, चलेगा। ओके
और यहीं से इफेक्ट देने का चालू करो नए डेप्रिसिएशन. सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर? व्हाट विल बी योर डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर? क्या होगा अभी आपका डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर? इट शुड बी 4,20,000 divided by 5. 84,000. That is 84,000. 84,000. This is called your prospective effect. पिछला पुराना कुछ देखने की जरूरत नहीं. हुआ वो हुआ, खत्म करो. अभी यहां से गाड़ी चालू करो. अभी ये आपका कॉस्ट हो गया 4,20,000 ऐसे ही समझो, और इसकी लाइफ 5 साल है, तो हर साल 84,000 का आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. समझ आई बात? वेरी सिंपल. और यही लाइफ समझो 5 के जगह 8 साल हो जाती, 1 साल बढ़ जाती, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 8. हेलो, ओके. वहीं से चालू करना है डेप्रिसिएशन. दिस इज योर चेंज इन एस्टिमेट. बैठा दिमाग में? ऐसे सम में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया जाता. परसेंटेज नहीं देंगे. परसेंटेज देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लाइफ इज चेंजिंग ना. बाद में सेम परसेंटेज वोंट अप्लाई. यू हैव टू डिवाइड बाय द लाइफ एंड कैलकुलेट. लाइफ ही चेंज हो रही है. 10% इज द रेट. 10 साल की लाइफ है, आप लोग 10% रेट तो मिल जाएगा, बट रेट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइफ ही आगे जाके चेंज हो रही है, तो रेट ऑटोमेटिकली चेंज होने ही वाला है. ये देखो ना, ये रेट चेंज हो जाएगा. नाउ द रेट इज व्हाट? 84,000 for 5 years. It is like 20%. 20% FI हो गया. Got it? Next one. एक सेकंड करो. अभी जैसे हमने लाइफ को एस्टिमेट किया था, लाइफ वाज एस्टिमेटेड 10 साल चलेगी, 8 साल हो गई, चेंज इन एस्टिमेट. वैसे स्क्रैप का भी हो सकता है. स्क्रैप हमने सोचा था यहाँ पे नील, बाद में पता चला चलो लोकल का भाव बढ़ गया मार्केट में, और अभी स्क्रैप भी मिलेगा अपने को, भंगार का भी कुछ भाव मिलेगा. दैट इज अगेन चेंज इन एस्टिमेट. स्क्रैप कॉस्ट भी आप रिवाइज कर सकते हो. अभी कॉस्ट कैसे रिवाइज होगा ये ध्यान से देखो. ये वाला हुआ आपका 24th. अभी कॉस्ट में आपको कैसे चेंज करना है और क्या करने का. देखो, हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं फॉर एसेट्स. रिमेंबर, एक बार आपने कोई एसेट खरीद लिया तो वो आपका, समझो ये एसेट था 6 लाख का, तो दिस विल बी अपीयरिंग इन योर बुक्स एट 6 लाख, एंड देन यू डेप्रिशिएट इट और WDV लिखते जाओ. बराबर है? आप उसको फ्लक्चुएट नहीं करते. मार्केट में भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कंटिन्यू आप चेंज नहीं करते रहते, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट. एसेट बढ़ाओगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, वापस नेक्स्ट ईयर एसेट घटा दोगे, प्रॉफिट घट जाएगा. तो अगर मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप फ्लक्चुएट नहीं करो. दैट इज व्हाट इज कॉस्ट कंसेप्ट. गॉट इट? क्यों नहीं करना है? नहीं तो आपके प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने फर्नीचर खरीदा, आयरन का कुछ फर्नीचर खरीदा, कैबिनेट खरीद लिया, और आयरन का तो भाव मार्केट में चेंज होने ही वाला है. डील होता है कमोडिटी पे. तो आयरन का फर्नीचर का भाव था मेरा 1 लाख रुपीज. मैंने खरीदा, वो मैंने खरीदने के बाद वो भाव हो गया 1,20,000 6 महीने बाद. तो अभी बढ़ गया आयरन का भाव, तो मैं अपने फर्नीचर का भाव नहीं बढ़ा दूंगा मैं तुरंत. या फिर 80,000 हो गया डीलिंग के वक्त, तो मैं 80,000 नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये करते जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है क्या कर रहा है. So that's why to keep it consistent, you keep your assets at cost. खाली जो रेगुलर डेप्रिसिएशन वो आप दिखाओ यूजेज के हिसाब से.
क्योंकि उतना बेनिफिट आपको मिल रहा है सेल के फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? नाउ देयर आर सम सिचुएशंस where you can genuinely revalue your asset, either upward or downward. Now, when is that? That is when the change is certain. When the change is certain. When the change is certain का मतलब, for example, I got a computer, a set of 10 computers. Set of 10 computers लेके आया मैं, 4 लाख रुपए के लाया, वो मेरा एसेट हो गया। मैंने सोचा कि जो भी लाइफ है 5 साल और स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा। 2 साल चार्ज किया मैंने डेप्री, चलो वैल्यू हो गई 3 लाख, WDV 3 लाख रुपीस ऑफ दोस कंप्यूटर्स। अब मार्केट में इतनी फास्ट नई टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी फास्ट आ गई कि वो कंप्यूटर का भाव अभी 3 लाख जो है वो है ही नहीं, वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत घट के 2 लाख रुपया हो गया, तो कंप्यूटर्स का प्राइस 2 लाख हो गया। तो 2 लाख होने का मतलब क्या हो गया कि अभी वो प्राइस कभी बढ़ने वाला नहीं है, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी मेरे को कम मिलेगी, और यूजेज जो है वो भी कंपैरेटिवली पता चला टेक्नोलॉजी इसलिए एडवांस है। वैल्यू जो मिलने वाली अपनी वैल्यू जो यूज हो जाएगी अपनी करंट ईयर में, वो लाख से ज्यादा हो जाएगी। मतलब 3 लाख रुपीस नहीं है उसका वैल्यू, द प्रेजेंट डे बुक वैल्यू ऑफ दैट कंप्यूटर इज 2 लाख एंड इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं है। तो इन दैट केस अगर वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है और ऊपर होने ही वाली नहीं है, इन दैट केस यू कैन रीवैल्यू द एसेट बाय डाउनवर्ड्स, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। ओके, जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में किया हुआ, याद है एंट्री क्या करते हो? इट इज योर P&L एडजस्टमेंट टू एसेट। एसेट को तुमने डिक्रीज कर दिया, या फॉर एग्जांपल तुमने जमीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी इज वर्थ 2 लाख। वो 2 लाख की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, चलो ना अप्रिशिएट कर रहे हो ना डेप्रिशिएट कर रहे हो, कांस्टेंट 2 लाख का भाव है। 4 साल बाद तुम्हें पता चला कि प्रॉपर्टी तुम्हारे एरिया में इतनी डिमांड हो गई है, सिटी में इतनी डिमांड हो गई है, कोई SEZ का प्लान आ गया है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया है, कोई बड़ी सी कंपनी आ रही है इन्वेस्ट करने के लिए, और प्रॉपर्टी की वैल्यू शूट अप हो गई है तुम्हारी। 2 लाख की प्रॉपर्टी हो गई है 6 लाख रुपए। अभी ये प्रॉपर्टी भले खरीदी थी तुमने 2 लाख, लेकिन अभी गारंटी है कि भैया ये 6 लाख से कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि भाव कम होने का चांस ही नहीं अभी। तो ये सर्टेनिटी है, तो आप अपवर्ड रिवैल्यू कर सकते हैं एसेट। ये रिवैल्यूएशन का एंट्री हमने किया था, याद है? इट वाज P&L एडजस्टमेंट वाला एंट्री, सेम एसेट टू P&L एडजस्टमेंट। यहाँ पे वो नहीं करना है। नॉर्मल बिजनेस में कैसे करते हैं वो बताता हूँ। वो तो एडमिशन के लिए न्यू पार्टनर आ रहा था, इसके लिए हम लोग P&L एडजस्टमेंट यूज करके किया था। नॉर्मल बिजनेस व्हेनेवर इट इज रनिंग, सो हाउ डू यू रीवैल्यू द एसेट? पहले तो घड़ी घड़ी रीवैल्यू करने का कि नहीं करने का बताओ मेरे। विल यू रीवैल्यू द एसेट अगेन एंड अगेन? No. It will affect the consistency of your profits. Estimate तुम्हारे expected trend of profit depreciation के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो इफेक्ट हो जाएगा। प्रेडिक्शन वुड बी डिफिकल्ट। तो आप रीवैल्यू करो, प्रोवाइडेड बहुत सर्टन चेंज हुआ है, या तो बढ़ गया है एसेट का भाव या तो घट गया। डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली घटा हुआ है, बढ़ेगा ही नहीं, तो आप रीवैल्यू करो उसको। अब रीवैल्यूएशन कैसे करने का, मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूं। ओके, तो अगर प्रॉपर्टी को मैंने अपवर्ड रीवैल्यू किया, 2 लाख का 6 लाख किया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख थी, कुछ लिखना मत, 2 लाख का 6 लाख किया, तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉपर्टी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। प्रॉपर्टी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख ऑफ रुपीज।
प्रॉपर्टी बढ़ा, एसेट बढ़ा। पीएनएल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पीएनएल में एनुअल प्रॉफिट दिखता है ईयर ऑन ईयर का। अगर ये धड़ाक से दिख गया तो शूट अप हो जाएगा प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। पब्लिक को लगेगा इस साल बिजनेस अच्छा था, नेक्स्ट ईयर खराब। ऐसा नहीं। तो जब आपका प्रॉपर्टी अपवर्ड रिवैल्यू होता है या कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो यू पास दिस एंट्री, प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में रखो। इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रेवेन्यू सीखा है ना हमने। इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। हर साल की मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, एक झटके में मिला हुआ लमसम में हुआ प्रॉफिट है। ठीक है। अब ये सेपरेट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 लाख का ओरिजिनल वैल्यू था और ये डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ, ये प्रॉपर्टी 2 लाख का हो गया 1.5 लाख रुपए और ये बढ़ने वाला ही नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। 2 लाख का प्रॉपर्टी हो गया 1,50,000, ये बढ़ने वाला नहीं है। मार्केट में गया है भाव इसका। अभी आया ना रिसेशन, रियल एस्टेट, सब पार्टी उठ रहा है, बिल्डर उठ रहा है, फ्लैट का भाव 2012 से बढ़ा ही नहीं, तो ये बढ़ने वाला ही नहीं। तो 2 लाख रुपए का प्रॉपर्टी को मैं 1,50,000 कर रहा है रीवैल्यू। घड़ी घड़ी नहीं करना है। कब करना है? जब द ट्रेंड हैज बीन सेट, तब करना। तो एंट्री क्या मारूंगा मैं मारूंगा पीएनएल टू प्रॉपर्टी। पीएनएल टू प्रॉपर्टी 50,000। तो मैंने क्या किया यहाँ पे दिख रहा है तुम? जो गेन था ना, गेन, वो मैंने पीएनएल में नहीं दिखाया, रेवेन्यू प्रॉफिट में नहीं दिखाया, वो मैंने कैपिटल प्रॉफिट में दिखाया। बट जो लॉस हुआ ना, लॉस, वो मैंने इमीडिएटली पीएनएल को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू लॉस दिखाया। दिस इज रेवेन्यू लॉस। क्या बता सकते हो इसका रीजन? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, सिंपल। गेन जो है ये तो आप बेचोगे, पैसा आएगा तब रिकॉग्नाइज होने ही वाला है, तब चला जाएगा पीएनएल में ऑटोमेटिकली। सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट पीएनएल में डालते ही हो ना, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के पीएनएल में डाल देंगे अभी। बट लॉस है, लॉस, लॉस को कभी छुपाने का नहीं। जूता खाने का पहले ही बता देने, जूता पड़ने वाला, ठीक है? तो पहले ही लॉस दिखा दो, फिर अगर गेन हुआ तो अलग बात है, वापस पीएनएल बढ़ जाएगा। बट अभी फिलहाल लॉस है ना, लॉस, तो शो इट एज अ रेवेन्यू लॉस। डोंट शो इट एज अ कैपिटल लॉस, शो इट एज अ रेवेन्यू लॉस। इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, इमीडिएटली दिखा दो, बोल दो सबको कि भैया ये लॉस हो चुका है, अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.5 लाख ही है, फिर हुआ प्रॉफिट तो अलग बात है। ये कंसेप्ट समझा तुम लोगों को? अभी भी एसेट को घड़ी घड़ी रिवैल्यू नहीं करना है, नंबर 1। ये सब कुछ AS 10 में दिया है, इंटर में वापस आएगा आपको, अभी खाली थियरी कंसेप्ट में इतना सा पार्ट है। सो घड़ी घड़ी नहीं करना है, रेयरली करना है। और अगर अपवर्ड रिवैल्यू करो, अपवर्ड, तो किधर दिखाने का गेन? रीवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाने का। किसमें दिखाने का? रीवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाने का। इट्स अ प्रॉफिट अकाउंट ओनली। जैसे रेवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, वैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है। ओके, रेवेन्यू रिजर्व एज रेवेन्यू प्रॉफिट, हर साल का कमाया हुआ प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन रिजर्व एज कैपिटल प्रॉफिट, लंप सम। उसको पीएनएल में मत दिखाओ, रीवैल्यूएशन अलग रिजर्व में दिखाओ उसका, क्योंकि पैसा अभी तक आया नहीं है, कैश मिला नहीं है आपको। रियलाइज होगा ना जब भी, तभी। अभी ये जब बेचोगे ना प्रॉपर्टी, समझो 6 लाख में बेची आपने प्रॉपर्टी, तो आप ये एंट्री कर दोगे, कैश टू एसेट 6 लाख, और तभी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से प्रॉफिट चला जाएगा पीएनएल। रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीएनएल 4 लाख। बेचोगे तब ये प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट जब तक बिका नहीं है तब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाओ, कैपिटल प्रॉफिट में दिखाओ, बैलेंस शीट अलग रिजर्व में दिखाओ, पीएनएल अकाउंट में मत दिखाओ। बट लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली पीएनएल को डेबिट करो, कंजर्वेटिव। नाउ द सेकंड रिवैल्यूएशन। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड रिवैल्यूएशन? अभी होने का चांस तो बहुत नेग्लिजिबल है, होना नहीं चाहिए। एक बार ही मुश्किल से रिवैल्यू करना है, लेकिन चलो एक बार तो कर लिया, दूसरी बार भी रिवैल्यू। अब क्या? अब ये एग्जांपल लो, पहली बार 2 लाख का एसेट था, मैंने उसको 4 लाख से बढ़ा दिया और 6 लाख कर दिया। दिस वाज फर्स्ट रिवैल्यूएशन। अभी एसेट का भाव 6 लाख है और रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा हुआ है 4 लाख। अब
3-4 साल 5 साल हो गए, अब मुझे पता चला कि एसेट का भाव तो 8 लाख हो गया, एसेट का भाव तो 8 लाख हो गया, 6 लाख का 8 लाख हो गया, तो किधर दिखाओगे वो 2 लाख का प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाओगे। लेकिन 4-5-8 साल के बाद ऐसा पता चला 6 लाख का जो एसेट था वो 1,50,000 हो गया। 6 लाख का जो एसेट था वो कितना हो गया? 1,50,000 हो गया, और वो बढ़ने वाला नहीं है, ऐसी हालत हो गई। तो मतलब 6 लाख का एसेट हैज बिकम नाउ 1,50,000, 4,50,000 से कम करना है, 4,50,000 का लॉस हो गया। Will I show that 4,50,000 का लॉस इन P&L? Think about it. नो What should I do then? डेप्रिशिएट हाँ, but 4,50,000 का पूरा लॉस will I directly transfer to P&L, or there is something which I should first nullify? Remove from Revaluation reserve में पड़ा हुआ है ना 4 लाख। Are you getting this? तो 4,50,000 से जब कम करूंगा ना, तो 4 लाख रुपए से रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले डेबिट कर दूंगा, उसको खत्म करूंगा, और फिर एक्स्ट्रा 50,000 के लिए P&L को डेबिट। तो मतलब ऐसा होगा। अभी पहली बार जब एसेट को रिवैल्यू किया, ये वाला एग्जांपल, तो मैंने क्या एंट्री मारी? प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 लाख, तो 2 का हो गया 6 लाख रुपया। हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? अभी 6 लाख का एसेट को मेरे को 1,50,000 करना है, 6 लाख का एसेट को 1,50,000 करना है, तो 4,50,000 का लॉस है ना, पूरा का पूरा P&L में डेबिट मत करो, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से लो पैसे। तो एंट्री ये बनेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 4 लाख, P&L डेबिट फॉर एक्स्ट्रा 50,000 टू प्रॉपर्टी 4,50,000 टू प्रॉपर्टी 4,50,000। डिड यू अंडरस्टैंड? तो पहला रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड है और दूसरा डाउनवर्ड हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो अपवर्ड का पड़ा हुआ है ना, उसको खाली करो, उसकी जरूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा लॉस P&L में डालो। समझा? सिमिलरली ये डाउनवर्ड किया था मैंने, पहला रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड था, चलो दूसरा भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड तो हमेशा P&L में ही जानेगा, लफड़ा ही नहीं, नो टू थॉट्स अबाउट दैट। बट पहला रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड था, तो मैंने डाला P&L टू प्रॉपर्टी 50,000। अब दूसरा रिवैल्यूएशन अपवर्ड किया, मतलब 1.5 लाख का प्रॉपर्टी 6 लाख कर रहा हूं, 1,50,000 का प्रॉपर्टी 6 लाख कर रहा हूं, तो विल आई शो फुल 4,50,000 का गेन इन रिवैल्यूएशन? थिंक अबाउट इट। जितना P&L में उतना ही करेंगे। P&L में पहले 50,000 नलिफाई करो और एक्स्ट्रा 4 लाख आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एंट्री? एसेट टू P&L टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। 4,50,000 से बढ़ाया, 50,000 जो P&L को डेबिट दिया था ना, अभी डेबिट करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बढ़ रहा है, नलिफाई करो उसको पहले, और एक्स्ट्रा 4 लाख का गेन आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाओ एज ए प्रॉफिट। तो कंसेप्ट इज सिंपल एक्चुअली, खाली अकाउंट का ध्यान रखना। देखो 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, पहले अपवर्ड किया 6 लाख, तो 4 लाख का प्रॉफिट किस में दिखाओगे? P&L में कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में? बताओ। रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर। वापस अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन, वापस अपवर्ड किया, रिवैल्यूएशन, अपवर्ड कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म। फिर अगर डाउनवर्ड कर रहे हो, अपवर्ड करने के बाद डाउनवर्ड कर रहे हो, तो डायरेक्टली P&L में कूद मत जाना, बोलने का मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो पड़ा है ना, उसको डेबिट देके खत्म करो, और फिर P&L में एक्स्ट्रा लॉस दिखाओ। Got it? Hello? Are you understanding? Why capital profit under revaluation reserve? Because अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, कंजर्वेटिज्म, रियलाइज होने के बाद P&L में जाएगा वो। अच्छा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में लॉस कहां दिखाओगे? P&L P&L। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में लॉस शुड गो टू P&L। ओके, लॉस
should go to P&L. And बाद में अपवर्ड रिवैल्यू किया उसको, तो directly will you show it under revaluation reserve or first remove the amount from P&L? What are we supposed to do? Remove from P&L. Remove from P&L. रिमूव फ्रॉम पीएनएल. पीएनएल को क्रेडिट दो, जितने का डेबिट दिया था उतने से क्रेडिट दो, और वो खत्म होने के बाद रिवैल्यूएशन नलिफाई कर दो उसको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गेन है, अपवर्ड है, कैपिटल प्रॉफिट दिखा, लॉस है, रेवेन्यू लॉस दिखा. अभी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, बराबर है. वो पीएनएल नहीं था, वो सीधा कैपिटल को इंपैक्ट करता था. रिमेंबर? तो रेवेन्यू प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं कर रहा था, सीधा कैपिटल को इंपैक्ट कर रहा था. और उसमें हम लॉसेस भी दिखाते थे, क्योंकि लॉसेस पीएनएल में जाते और पीएनएल से कैपिटल में ही जाने वाले थे उसका. अल्टीमेटली वी वर शोइंग द चेंज इन दैट कैपिटल. नेचर वाज सेम. एसेट को आप कभी भी रिवैल्यू करो तो गेन हो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस हो तो पीएनएल. सेकेंड टाइम कर रहे हो तो पहला वाला नलिफाई करो, फिर चेंज करना. रिवैल्यूएशन को डेबिट करके फिर पीएनएल, या पीएनएल को क्रेडिट करके फिर रिवैल्यूएशन. इज दैट क्लियर? क्यों करना है ऐसे? क्योंकि कंजर्वेटिज्म नंबर 1, एंड सेकेंड थिंग योर प्रॉफिट्स का कंसिस्टेंसी. ओके, अगर आप सडनली लमसम प्रॉफिट दिखा दोगे, it will affect your consistency of the profit. Okay, main thing is conservatism, remember that. Now revaluation का last example we take, then we wind up. See sum number 20. So please sir. सर अभी छोटा तो सा. बस हाँ सर, सर सब बस होमवर्क भी दे दिए. उसके बाद बाउंसर जाता है सर, 1 बजे के बाद बिल्कुल नहीं होगा. तो दिमाग पूरा घूम जाता है. ज्यादा हो गया चलो सर. आपने 4 एक सम ले लेते ना 25, 5 मिनट का. नहीं सर बहुत ज्यादा हो गया सर. आपने 4 अभी आपने यही बोला था. Okay, चलो होमवर्क कर लेना. विल कंटिन्यू टुमारो. टुमारो इज द लास्ट लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन. आई एम वाइंडिंग अप. ओके, एंड इमीडिएटली आई विल स्टार्ट विद नहीं नहीं सर, खाली डेप्रिसिएशन वाइंड अप करके छोड़ देना. छुट्टी है. डेप्रिसिएशन वाइंड अप करके छोड़ देना. अभी मंडे नहीं, कल तो नहीं वीक को चालू करना. 15 मिनट में हो जाएगा. सर मंडे से ही चालू करेंगे. कल तो 10-15 मिनट का काम है, खत्म होने वाला है. फ्रेश वीक फ्रेश स्टार्ट. फ्रेश वीक फ्रेश कल स्टार्ट. खत्म हो मंडे को जाएगा. करते हैं ना अभी. आई एम स्टार्टिंग विद परसों नहीं, सॉरी हाँ परसों. परसों कल 10-15 मिनट के बाद एनपीओ स्टार्ट हो रहा है. शीट आपको मिल जाएगा. ओके, एंड So होमवर्क fresh कर week, लेना. fresh चार start. if you have any doubts you wait, otherwise you leave.